बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज 23 मार्च को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए हैं, जहां इस दौरान तेज हवा, बारिश और फिर ठंड और वज्रपात की संभावना के कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जहां किसानों को इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जहां पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में आज 23 मार्च तक शाम तक भारी बारिश होने की संभावना है। खास करके गया, औरंगाबाद, जमुई, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। जब मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें पटना, रोहतास, सहरसा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कटिहार, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, अरवल, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। दोस्तों बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सक्रियता दिखा रही है। जब बिहार की सियासत में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया और दरभंगा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें लूट खसोट देखी गई है, लूट मच गई। दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा दरभंगा में आयोजित इफ्तार पार्टी में खाने के लिए लूटपाट का माहौल बन गया और पिकअप चालक किसी तरह गाड़ी लेकर के भाग निकला। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत कुम्हरौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जैसे ही पिकअप वहां पहुंचा तो फिर लोगों ने भगदड़ मचा दी और लूटपाट शुरू कर दी। इफ्तार सामग्री खाने के लिए लोग पिकअप पर चढ़ गए और वहां से आनन फानन में सामान लेकर के भागने लगे। वहीं पर अफरा तफरी के बीच पिकअप चालक ने किसी तरह गाड़ी निकाल करके मौके से फरार हो गया। दोस्तों बिहार के बेगूसराय से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षा के मंदिर में फिल्मी गाना बजा करके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जहां दरअसल बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड के उच्चतर मध्य विद्यालय नैपुर ब्रह्मपुर में शुक्रवार यानी कि 21 मार्च को 9वीं की परीक्षा हॉल में फिल्मी गानों पर विद्यार्थी परीक्षा देते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्कूल के क्लास के ब्लैक बोर्ड पर मोबाइल रख करके फिल्मी गाने बज रहे हैं। साथ ही साथ क्लास के बेंच पर अन्य कई मोबाइल रखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पर रखे, जिसमें एक वीडियो चल रहा है और गाना बज रहा है कि चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है, और बच्चे इस गाने पर परीक्षा दे रहे हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार स्कूल के 9वीं क्लास की परीक्षा शुरू हुई। जब पहले दिन गणित और अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। अन्य विद्यालयों की तरह यहाँ भी बच्चे परीक्षा देने के लिए आए, लेकिन क्लास में कोई शिक्षक नहीं थे। जब शिक्षक की मौजूदगी नहीं होने पर बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर मोबाइल रख करके तेज आवाज में गाना बजा दिया। मोबाइल में खलनायक फिल्म का गाना बज रहा है कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है और चोली के नीचे क्या है। जब बच्चे गाना सुनते हुए परीक्षा दे रहे हैं, बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल। आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार पे शिक्षा पर काफी ज्यादा फोकस की जा रही है और बजट आ रहा है उसके सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा का हाल बदस्तूर बदहाल जारी है। दोस्तों बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग अभी 6 महीने का समय बचा हुआ है। यह विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच में होने की संभावना है, लेकिन अभी से ही बिहार की सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बिहार में नेता लोग मंदिर मस्जिद का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 21 मार्च को तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे थे। इस दौरान
दौरान वे पहले मंदिर गए, उसके बाद इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो दोनों जगह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले दरभंगा के अहिल्या स्थान में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा करते हुए वीडियो शेयर करके लिखा कि दरभंगा के प्राचीन मंदिर अहिल्या स्थान में पूजा अर्चना करके प्रदेश में सुख, शांति, उन्नति और फिर समृद्धि की मंगल कामना की। ऐसा मान्यता है कि रामायण काल में भगवान राम ने इसी स्थान पर देवी अहिल्या का उद्धार किया था। ये मंदिर सीता के जन्म स्थान से करीब 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। जब बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के बाद अब बिहार सरकार ने 15,000 होम गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती बिहार के 37 जिलों में की जाएगी और फिर इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट नोटिस के मुताबिक इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 27 मार्च से www.onlinebhg.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार 15,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू होगा और फिर उम्मीदवार 16 अप्रैल 2025 तक अपना आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के बीच लंबी बातचीत हुई। ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि कन्हैया कुमार और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। जब राजनीतिक समीकरण की बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था, जबकि कन्हैया कुमार और लालू परिवार के बीच हमेशा टकराव की स्थिति रही। जहाँ लालू प्रसाद को लगता था कि कन्हैया तेजस्वी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं, लेकिन अब अखिलेश का दौरा खत्म हो चुका है और कांग्रेस पर लालू की पकड़ कमजोर हो गई है। जहां आपको बता दें कि राजेश कुमार को अध्यक्ष पद तक पहुंचाने में कन्हैया कुमार की अहम भूमिका रही है। दोनों के बीच राजनीतिक तालमेल भी काफी मजबूत दिख रहा है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था 8 साल से लंबित प्रदेश कमेटी का गठन और फिर कांग्रेस के 2 बिछड़े विधायकों को वापस लाना। जब बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 2 सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम पिछले साल से पार्टी से दूर हैं। जब नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान ये दोनों विधायक कांग्रेस लाइन से अलग हो गए थे, जब पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इन्हें सबक सिखाने के पक्ष में थे और फिर इनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता की अर्जी भी दी थी, जो अब तक लंबित है। लेकिन नया नेतृत्व इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अखिलेश सिंह की विदाई से पप्पू यादव काफी खुश हैं, जब उन्हें लगता है कि अब पार्टी में उनके सुझाव को महत्व मिलेगा। जब पहले अखिलेश सिंह उन्हें लगातार किनारा करते थे, लेकिन अब उनका कन्हैया कुमार से अच्छा तालमेल है और कन्हैया का राजेश कुमार से। इस तरह कांग्रेस में कन्हैया, राजेश और पप्पू यादव की एक नई तिकड़ी बन गई है। आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह को हटाए जाने के बाद कांग्रेस से भूमिहार समाज नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका कारण ये नहीं है कि अखिलेश कोई बड़े भूमिहार नेता थे, बल्कि समुदाय को लगता है कि कांग्रेस ने उनके समाज की अपेक्षा की है। अब कांग्रेस इस नाराजगी को खत्म करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे कर सकते हैं, क्योंकि वे कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के बावजूद भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार का फोकस युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के पर रहेगा, जबकि राजेश कुमार का लक्ष्य दलित वोट बैंक को जीतन राम मांझी और फिर चिराग पासवान से छीन करके कांग्रेस के पक्ष में करना होगा। दोस्तों, बिहार की सत्ताधारी दल जेडीयू मैदान छोड़ करके भाग गई है। जिस पार्टी को पिछले चुनाव में बड़ी सफलता हासिल हुई थी, वह दल इस बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी है। कहा जाता है कि प्रदेश कप्तान को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। हम बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की। जी हाँ, आपको बता दें कि नेतृत्व के इस निर्णय के बाद छात्र जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जब पार्टी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बारे में राजनीतिक चर्चा जारी है। जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार जेडीयू ने बाहर रहने का निर्णय लिया है। नेतृत्व ने यह निर्णय किस दबाव में लिया है, ये तो फिर पार्टी नेता ही बता सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। जब नेतृत्व के इस निर्णय के खिलाफ जेडीयू के अंदर उबाल है। जब पार्टी के फैसले से नाराज होकर के छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम ने इस्तीफा दे दिया है। राधे श्याम ने 21 मार्च को ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जब छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजे इस्तीफे पत्र में कहा है कि पार्टी द्वारा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले तिलक पर तकरार शुरू हो गया है। जब बिहार सरकार के मंत्रियों का दावा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव जब मंदिर में पूजा करने गए थे तब उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था, लेकिन चंद कदम की दूरी पर जब वो इफ्तार में पहुंचे तो फिर उनके माथे पर तिलक गायब था। जब बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और फिर जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने धर्म का सम्मान करते तो फिर इफ्तारी में जाने के लिए माथे से टीका नहीं पोंछते। सनातन धर्म से नफरत साफ दिख रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा के कमतौल पहुंचे। यहां तेजस्वी यादव ने पहले अहलिया स्थान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, वहां पूजा पाठ किया। वहीं पर मंदिर के पुजारी ने उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव बगल के गांव कुमरौली पहुंचे, जहां उन्होंने एक इफ्तार पार्टी में भाग लिया। जब यहां पर तेजस्वी यादव को मुस्लिम समाज के लोगों ने टोपी पहना करके स्वागत किया, लेकिन तब तेजस्वी यादव के माथे पर तिलक नहीं दिखा। इसी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू ने मुद्दा बना लिया। जब इलाके के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है। जब मंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि तेजस्वी यादव अपने धर्म का सम्मान नहीं करते, उन्होंने इफ्तारी में जाने के लिए माथे का टीका धो दिया। जब वो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते तो फिर दूसरे धर्म का सम्मान कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को टीके से नफरत है, टोपी से उनका प्रेम जग जाहिर है। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को इसका जवाब देगी। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग का एक अनोखा कारनामा सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षा विभाग ने 2 मृत शिक्षकों और एक जेल में बंद शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है। जब विभाग को इसकी जानकारी मिली तो फिर खलबली मच गई। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अनुपस्थित रहने वाले करीब 400 शिक्षकों में से 18 मार्च 2025 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। जहाँ इनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी थे जिनका पहले ही निधन हो चुका था, जबकि एक शिक्षक 5 साल से एक आरोप में जेल में बंद है। यह दमदहा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गजकट्ठा के शिक्षक अखिलेश मंडल का आकस्मिक बीमारी के कारण 1 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। दोस्तों, बिहार में माह पाक रमजान के मौके पर राजनीतिक दलों द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया जाता है। एक बार फिर से सियासत बिहार में दावत इफ्तार का खेला शुरू होने वाला है। इफ्तार के 2 बड़े आयोजन बिहार के 2 बड़े सियासी दलों की ओर से किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य विपक्षी दल राजद की ओर से अगले 2-3 दिनों में 2 बड़े दावत इफ्तार पटना में होंगे, जहां इनमें मुसलमानों के कई बड़े नुमाइंदाओं को न्योता दिए जाने की खबर है। दावत इफ्तार की दावतों से नए सियासी पैगाम दिए जाते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ ऐसे में जेडीयू के लिए मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में दावत इफ्तार एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च रविवार को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे, यानी कि आज। इसमें बिहार के कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किए जाने की खबर है। इसका एक बड़ा कारण जमीयत उलमा हिंद का वह फरमान भी है जिसमें नीतीश कुमार के बहिष्कार की बात कही गई है। यह दरअसल प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने एक फरमान जारी किया है। इसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे नीतीश कुमार द्वारा रमजान के महीने में दी जाने वाली इफ्तार, ईद मिलन और फिर दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करें। इसके साथ ही अन्य मुस्लिम संगठनों से भी ऐसा ही करने की अपील की गई है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार जैसे नेता सत्ता की खातिर न केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि देश के संविधान और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की भी अनदेखी कर रहे हैं। ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। राजद की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन इस साल राबड़ी आवास में नहीं होगा। वहीं पर आरजेडी 24 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है, जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फिर विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर दावत इफ्तार किया जाएगा। यहां पर होने वाले इफ्तार में एक ओर मुस्लिम संगठनों के प्रमुख नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं पर भी नजर रहेगी कि इफ्तार में सियासी एकता दिखाने के लिए कौन कौन से दल के नेता आते हैं। वहीं पर हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि बनाए रखने वाली भाजपा अक्सर ही दावत इफ्तार से दूरी बनाए रखती है। जब बिहार में पूर्व में दावत इफ्तार का आयोजन भाजपा की ओर से किया गया है, जब साल 2022 में भाजपा के शाहनवाज हुसैन की मेजबानी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में सियासी दावत इफ्तार हुआ था, तब सीएम नीतीश कुमार साथ ही भाजपा के तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विधायक अरुण कुमार सिन्हा आदि शामिल हुए थे। शाहनवाज हुसैन ने बुके, टोपी और फिर सफा भेंट करके स्वागत किया था। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को खजूर भी खिलाए। हालांकि इस साल भाजपा की ओर से दावत इफ्तार को लेकर के फिलहाल कोई भी सुगबुगाहट नहीं है।
दोस्तों 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार नया राज्य बना था। इसके बाद साल 1935 में बिहार से अलग होकर के उड़ीसा अस्तित्व में आया था, जिसे अब ओडिशा कहते हैं। जब वहीं पर 2000 में एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ और आदिवासी आबादी और संस्कृति बहुल झारखंड प्रदेश अस्तित्व में आया। जिस तर्ज पर बंगाल से भाषा के आधार पर बिहार अलग हुआ, उसी तर्ज पर 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और साल 2000 में झारखंड भी अपने अस्तित्व में आया। लेकिन बिहार के 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आने के को लेकर के हर साल बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जब मगर इसका दायरा सीमित था। परंतु साल 2011 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके आयोजनों को विस्तार किया और फिर कई कार्यक्रमों और फिर आयोजनों के साथ इस दिन का आधिकारिक उत्सव शुरू करवाया। इस बार उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम पर इस बार बिहार दिवस मनाया जा रहा है और बिहार के सभी जिलों में इससे संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। जब पटना के गांधी मैदान में मुख्य आयोजन हुआ, जब बिहार दिवस को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। दोस्तों बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजेश कुमार आज पहली बार कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां राजद के साथ चुनाव लड़ने के फैसले पर स्थिति साफ कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि चुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के साथ गठबंधन पर राजेश राम ने साफ कर दिया है कि अभी इस पर बात करने का सही समय नहीं है। चुनाव के समय इस पर पार्टी नेतृत्व फैसला लेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चुनाव के समय ही फैसला लिया जाएगा। इससे पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने सीढ़ियों पर झुक करके प्रणाम किया और फिर पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इस तनाव का कारण विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि सरकार में मुख्य सहयोगी और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार अप्रत्याशित और फिर अनियंत्रित होते जा रहे हैं, इसलिए भाजपा का एक वर्ग उनके खराब स्वास्थ्य के परिणामों को लेकर के चिंतित है। हालांकि पार्टी इस साल विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने पर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि ताज़ा विवाद गुरुवार को पटना में हुआ। वो यहाँ पर सेपक टकरा विश्व कप 2025 के उद्घाटन समारोह के बाद राष्ट्रगान की घोषणा हुई तो फिर नीतीश कुमार अचानक मंच से नीचे आ गए और प्रतिभागियों से हाथ मिलाने लगे। बाद में जब राष्ट्रगान बजा तो फिर वे खड़े होकर के मुस्कुराए और भीड़ की ओर हाथ हिला करके अभिवादन किया। राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार को राज्यसभा के दोनों सदस्यों में विपक्ष की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी हालिया काम को काफी प्रशंसा मिली और विपक्षी दलों राजद और फिर कांग्रेस के पास आगामी राज्य चुनाव में इसे भुनाने का अवसर है, क्योंकि उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जा सकता। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र कुशमहोत यानी कि बेगूसराय को शिवमोगा कर्नाटक में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ बेगूसराय में एक विशाल पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा बेगूसराय के पावर हाउस चौक से शुरू होकर के हड़ताली चौक तक निकाली गई, जिसमें हजारों किसानों, स्थानीय नागरिकों और फिर कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के किसानों के लिए जीवन रेखा है। इसे कर्नाटक हस्तांतरित करना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और फिर किसानों के हितों पर सीधा हमला है। जब मक्का उत्पादन में बिहार अहम योगदान है, फिर भी केंद्र सरकार इस केंद्र को राज्य से बाहर ले जाकर के हमारे किसानों को ठगने का काम कर रही है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि यह पदयात्रा सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि बिहार की मिट्टी और फिर किसानों के सम्मान की लड़ाई है। हम चुप नहीं बैठेंगे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। केंद्र सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा, जब वरना बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जब पदयात्रा में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय में ही बनाए रखने की मांग को लेकर के नारे लगाए।
दोस्तों, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल बेतिया से सांसद संजय जायसवाल ने एक बार फिर से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार के विकसित न होने की वजह लालू प्रसाद यादव की सरकार को बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 1990 से 2005 तक एक ऐसा शासन आया जिसने बिहार को 1947 की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। बिहार केवल यहाँ पर अपहरण, लोगों की जान लेने के लिए ही जाना जाता था। इस दौरान संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर इस राजनीति में कोई सबसे अयोग्य है तो वे तेजस्वी यादव है, जिनके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री थे और उनके पिता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। वे लड़का अगर 10वीं भी पास नहीं कर पाया है तो फिर उससे अधिक अयोग्य कौन होगा। दोस्तों, राष्ट्रगान विवाद के बीच राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ दिया है। जब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर के राजद ने नीतीश कुमार को नायक नहीं बल्कि खलनायक हूं में बताया। जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास के बाहर और फिर पटना में राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर शनिवार को राजद की जहानाबाद के पूर्व पार्षद संजू कोहली ने पोस्टर लगाते हुए नीतीश कुमार को खलनायक बताया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से यह भी लिखा गया है कि हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। पोस्टर में लिखा गया है कि ये सरकार धृष्ट राष्ट्र की सरकार है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार के रूप में संबोधित किया गया है। पोस्टर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों का जिक्र किया है। दोस्तों, कन्हैया कुमार अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। बेरोजगार प्लान रोको नौकरी दो यात्रा के तहत अभी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने इसी दौरान कहा है कि बिहार समेत देश के युवा बेरोजगारी का डंस झेल रहे हैं। हर घंटे देश के 2 युवा बेरोजगारी के कारण जान ले रहे हैं, मगर सरकार की आंख नहीं खोल रही है। शनिवार को प्लान रोको नौकरी दो पदयात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे कन्हैया कुमार ने मेहंदी हसन चौक स्थित एक मैदान में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज बिहार दिवस है, इसकी राज्य के लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जब बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है लेकिन वर्तमान मुश्किलों में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है, बेरोजगारी चरम पर है, पढ़ लिख कर के युवा प्लान को मजबूर हैं। एक तो समय पर परीक्षा नहीं होती है और होती भी है तो फिर पेपर लीक हो जाती है। जब सरकार प्लान रोकने में पूरी तरीके से विफल है, उद्योग, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य हर क्षेत्र में बिहार पीछे है। जब शिक्षा प्राप्त करने से लेकर के नौकरी तक के लिए बिहार के युवाओं को अन्य प्रदेशों की ओर मुंह देखना पड़ता है। जब सरकार इस पर ध्यान देने की जगह राजनीति करने में लगी है। जब कन्हैया कुमार ने कहा है कि उनकी ये पदयात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि पीड़ित युवाओं को संघर्ष का मंच उपलब्ध कराना है। जहाँ पद यात्रा के दौरान वे जहां जहां गए युवाओं की समस्याओं को समझा, अब वो ऐसी आवाज देंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान अपमान का मुद्दा अब तुल पकड़ चुका है। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर के पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर भी लिए हैं जिस पर लिखा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, अचेत अवस्था में आप चले गए हैं, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पटना में महागठबंधन के इस प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस और फिर वाम दल के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार टोटली अनफिट है। जब सीएम की कुर्सी तुरंत छोड़ दें, अपनी हरकतों से बिहार सहित पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया है और हंस रहे थे जब प्रणाम कर रहे थे। वहीं पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, 1 मिनट भी उनको मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है। वहीं पर तेजस्वी के टीका टोपी विवाद पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। मंदिर में थे तो फिर टीका लगाए हुए थे, इफ्तार में गए तो टोपी लगाए। यह सभी धर्मों को लेकर के साथ चलते हैं। बीजेपी जेडीयू समाज को बांटने का काम करती है, उनको तो इसका स्वागत करनी चाहिए। आपको बता दूं कि राष्ट्रगान के अपमान के मसले पर नीतीश कुमार की चौतरफा आलोचना हो रही है। विधानमंडल के बजट सत्र में रोज इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। नीतीश कुमार से माफी की मांग की जा रही है। वहीं पर आज पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों पर महागठबंधन का धरना प्रदर्शन चला। वो नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। चुनावी साल और फिर ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ते हुए मुंह छोड़ने के मोड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को विपक्ष पहले से ही बीमार बताने लगा था। अब सीएम के खिलाफ मिला ये मुद्दा विपक्ष इतना आसानी से जाने नहीं देगा।
दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों नौकरी दो प्लान रोको यात्रा के तहत पश्चिमी चंपारण के भितरहुआ से अभियान चला रहे हैं, जहां वे युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पिछले कई महीनों से बिहार में युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पहले भी अपनी पदयात्रा के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने की रणनीति बनाई थी। बिहार में कांग्रेस की सक्रियता पहले धीमी थी, जिससे प्रशांत किशोर को यहाँ पर अपनी राजनीतिक संभावनाएं मजबूत करने का अवसर मिला। लेकिन अब कन्हैया कुमार की सक्रियता और फिर उनकी धारदार बयानबाजी के कारण युवाओं में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने पहली बार खुल करके कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है और उन्हें एक सीधी चुनौती दी है। गोपालगंज में एक जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को ललकारते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर उस मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल करके दिखाएं जिसने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है। जब प्रशांत किशोर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों को सिर्फ मजदूरी करने वाला करार दिया था, लेकिन बिहारियों की अस्मिता की बात करने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब प्रशांत किशोर का तर्क है कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस के अन्य नेता बिहारियों से वोट मांगते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो फिर वे मौन साध लेते हैं। जब प्रशांत किशोर की ये टिप्पणी राजनीतिक हलकों में खलबली मचा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री ने समीकरणों को उलझा दिया है। जब कांग्रेस के लिए जहां पर ये नई ऊर्जा का संकेत है, वहीं पर अन्य दलों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आता है। इसी कड़ी में एक नया अपडेट जो सामने आया है, उनके मुताबिक अंचलों में दाखिल खारिज के 10 से अधिक मामले लंबित पाए गए तो फिर राजस्व अधिकारी और फिर कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के साथ निलंबित कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल तक की डेडलाइन निर्धारित की है। यह अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक अंचल अधिकारियों को 20 की संख्या में भूमि आवंटित करने का टास्क दिया ताकि जिला की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। जब वहीं पर इधर जमाबंदी के खराब प्रदर्शन करने पर कांटी, मुशहरी, बोछा और राय के अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके अलावा आधार सीडिंग, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा परिमार्जन प्लस के मामले को भी प्राथमिकता के आधार पर टाइम फ्रेम में निष्पादन करने को कहा। दोस्तों, आरजेडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान जो किया है उसको लेकर के उसको माफी मांगी। वहीं पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। आरजेडी की ओर से पटना में लगाए गए पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को खलनायक बताया गया है। इसे राजीव रंजन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महानायक है जिन्होंने बिहार का चौमुखी विकास किया। आरजेडी की ओर से इस्तीफे की मांग पर कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी फिट है, कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वैसे ये सब घटिया बातें हैं। राजीव रंजन ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा किया, विकास कार्यों की समीक्षा की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा हैं, तब भी बाढ़ में विदेश चले जाते हैं, विधानसभा के सत्र में नहीं आते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ये लोग हताश हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव के परिवार के सबसे बड़े दुश्मन सतीश यादव को तेजस्वी यादव ने अपने मंच से आरजेडी में आने का निमंत्रण दे दिया। तेजस्वी यादव अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर प्रखंड में एक श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर भाजपा के नेता एवं पूर्व विधायक सतीश राय भी इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान एक मंच पर दोनों मौजूद थे, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सतीश यादव को राजद में आने का निमंत्रण दे दिया। वहीं पर सतीश यादव तेजस्वी यादव को कहते दिखे कि कोई मेहमान हमारे क्षेत्र में आता है तो फिर उनका हम स्वागत करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा ये नानी घर है। वहीं पर बीजेपी के नेता सतीश यादव के सामने तेजस्वी यादव के राघोपुर क्षेत्र एवं तमाम विकास के कामों को भी तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में करने का दावा करते हुए दिखे और फिर कहा कि लोगों को बताते दिखे कि हमने ये सब काम करवाए हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में लगातार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लालू परिवार का राघोपुर सीट पर कई दशक से कब्जा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तेजस्वी यादव और फिर भोला यादव राघोपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। जब 2010 जदयू की टिकट पर सतीश राय चुनाव लड़े थे और
राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद पहली बार 2015 में तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा के टिकट पर सतीश यादव चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। साल 2020 में सतीश राय फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़े और दूसरी बार फिर से चुनाव हार गए। 37,000 वोट। वहीं पर 2025 में फिर से चुनाव होना है। दोस्तों, किशनगंज में नशे का कारोबार लगातार तेजी से फैलता जा रहा है और ये न केवल समाज को बल्कि हमारे युवाओं के भविष्य को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी है, फिर भी ये अवैध कारोबार पूरी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल है कि आखिर कैसे ये नशे का कारोबार फल फूल रहा है, कैसे ये धंधा फल फूल रहा है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज की भौगोलिक स्थिति इस अवैध कारोबार के लिए एक बड़ा कारण मानी जा सकती है। नेपाल और फिर पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटे होने के कारण तस्करों को यहां आसानी से नशीले पदार्थों की तस्करी करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा चाय बागानों और फिर ग्रामीण इलाकों में इस कारोबार का संचालन बेहद गुप्त तरीके से किया जाता है, जिससे पुलिस और फिर प्रशासन को कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। अब सवाल है कि आखिर इस तरह के कारोबार से युवाओं पर क्या असर पड़ता है, नशे का क्या असर पड़ता है। तो आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि किशनगंज में बड़ी संख्या में युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। इसमें एक ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थों की उपलब्धता इतनी आसानी हो गई है कि ये अब स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक भी पहुंच रही है। जब कई रिपोर्ट्स बताती है कि स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी और फिर निराशा के कारण युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिससे उनकी सेहत और भविष्य दोनों खतरे में पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या कर रही है। तो आपको बता दूं कि हालांकि किशनगंज पुलिस और प्रशासन लगातार इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में टाउन थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 23 प्रिय स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। वहीं पर कोचादमन थाना पुलिस भी इस मामले पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और एक कारोबार को यहाँ पर गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी कई अभियानों के तहत नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई थी और तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद भी नशे के सौदागर नए नए तरीके अपना करके इस कारोबार को जारी रखे हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर समाज की क्या भूमिका है इस मामले पर। तो नशे के इस जाल को खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस और फिर प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर शिक्षण संस्थानों और फिर समाज सेवी संगठनों को मिलकर के इस समस्या के खिलाफ अभियान चलाना होगा। आपको बता दूं कि किशनगंज में नशे का बढ़ता कारोबार एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह न केवल कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज को एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जहां हमें नशे की चपेट में आ रहे युवाओं को बचाना होगा और इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आने वाले समय में ये समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ना चाहिए शौकिया एमएलए, ना चलेगा माफिया राज। कोचा धामन मांगे बदलाव। साथियों अब हो जाए तैयार, आपका जिगरी आपका यार हसन जावेद, विधानसभा प्रत्याशी कोचा धामन। वोट सपोर्ट इलेक्ट। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अब लगभग रमजान खत्म होने वाला है और लोग अब फितरा देना शुरू कर चुका है। जहाँ अपने अपने हिसाब से लोग फितरा देते हैं, यानी कि उनके घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से फितरा देना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में अभी भी कई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, जिसको हम अभी आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब इस सवाल ये रहेगा कि आखिर फितरा क्यों अदा किया जाता है, फितरा की गणना कैसे की जाती है, फितरा का अदा करने का सही समय क्या है, वहीं पर किन लोगों पर फितरा देना अनिवार्य है, और बाकी ये भी बात करेंगे कि आखिर फितरा किसे दिया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रमजान का पवित्र महीना अपने अंतिम चरण में है और अब समय है कि हम फितरा यानी कि सदकाए फितरा अदा करें। इस साल 2025 में फितरा की निर्धारित राशि प्रति व्यक्ति 55 से 60 रुपए रखी गई है। कहीं कहीं ये 50 रुपए भी है, लेकिन 55 से 60 रुपए आमतौर पर बताई गई है। तो ऐसे में आप 60 रुपए प्रति व्यक्ति दे सकते हैं। ये राशि गेहूं, जौ, खजूर और फिर अन्य अनाजों के औसत मूल्य के आधार पर तय की गई है। अब सवाल है कि आखिर फितरा क्यों अदा किया जाता है। तो आपको बता दूं कि फितरा हर सक्षम मुसलमान के लिए अनिवार्य दान है, जिसे ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा करना जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और फिर गरीब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी मिलकर के ये त्योहार खुशी खुशी मना सके।
अब सवाल है कि आखिर फितरा की गणना कैसे की जाती है। तो आपको बता दूं कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार फितरा की गणना कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की मात्रा के आधार पर की जाती है, जैसे कि गेहूं 1 किलो 75 ग्राम, जौ 3 किलो 50 ग्राम, खजूर 3 किलो 50 ग्राम, किशमिश 3.5 किलोग्राम। इस हिसाब से आप अपना फितरा दे सकते हैं। आप किस पर देना चाहें, गेहूं पर देना चाहें, गेहूं के हिसाब से, जौ के हिसाब से, खजूर के हिसाब से या फिर किशमिश के हिसाब से, आप अपने मुताबिक दे सकते हैं। आपको बता दूं कि चूंकि आमतौर पर फितरा गेहूं के मूल्य के अनुसार दिया जाता है अपने इलाके में, और फिर इस साल गेहूं की औसत कीमत 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसलिए इस साल प्रति व्यक्ति फितरा 60 रुपए निर्धारित किया गया है। अब सवाल है कि आखिर फितरा अदा करने का सही समय क्या है। तो आपको बता दूं कि फितरा रमजान के पूरे महीने में कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन इसे ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा करना सबसे बेहतर माना जाता है, जैसे ये सुनिश्चित होता है कि जरूरतमंद लोग ईद की तैयारी के लिए इसे समय पर उपयोग कर सके। अब सवाल है कि आखिर किन लोगों पर फितरा देना अनिवार्य है। तो हर मुसलमान जो अपनी बुनियादी जरूरतों से अधिक संपत्ति रखता हो, घर के मुखिया को अपने सभी परिजनों जैसे कि बच्चे, पत्नी, माता पिता का फितरा अदा करना जरूरी होता है। अब सवाल है कि आखिर फितरा किसे दिया जाए। तो आपको बता दूं कि फितरा उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो ज़कात के हकदार होते हैं, जैसे कि गरीब और फिर जरूरतमंद लोग, अनाथ और बेसहारा लोग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। जी आपको बता दूं कि फितरा सिर्फ एक दान नहीं बल्कि समाज की जरूरतमंदों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये न केवल गरीबों की मदद करता है बल्कि रमजान के महीने में किए गए रोजे की छोटी मोटी गलतियों का भी प्रायश्चित माना जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम समय पर फितरा अदा करें और समाज की जरूरतमंद की सहायता करें ताकि सभी मिलकर के ईद की खुशियां मना सके। तो आइए हम सब मिलकर के प्रति व्यक्ति 60 रुपए फितरा दें।